हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत है। और आज हम लोग हिंदी पेडागोजी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो स्पेशली फॉर आपके स्टेटेड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और अगर सेशन आपको अच्छी लगती है तो आप सेशन को लाइक करें एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो आपको आगे देखने को मिलती रहेंगी। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1, अधिगम है विषय वस्तु को याद करना, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया या क्रमबद्ध रूप से तथ्यों को रटना या तथ्यों को यांत्रिक रूप से पढ़ना। तो अधिगम जो होता है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है, यानी कि किसी न किसी रूप में हमेशा हम अधिगम करते रहते हैं, कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। तो अधिगम जो होती है वो जीवन पर्यंत प्रक्रिया होती है। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। और विषय वस्तु को याद करना ये अधिगम नहीं होता है, किसी चीज़ को रटना भी अधिगम नहीं होता है, और यांत्रिक रूप से पढ़ना ये भी अधिगम नहीं होता है। अब आइए हम आगे देखते हैं। भाषा सीखने में सहायक है परिवेश, परिवार, विद्यालय या उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 कि भाषा सीखने में परिवेश, परिवार और विद्यालय ये सहायक होते हैं। परिवेश, बच्चों को जैसा वातावरण मिलता है वे उसी के अनुसार सीखते हैं। अगर बच्चों को अच्छा वातावरण मिलता है तो वो अच्छी बातों को सीखते हैं। अगर बच्चों को अच्छा परिवार का माहौल मिलता है तो उनमें अच्छा वृद्धि और विकास होता है। अगर विद्यालय में बच्चे के विकास के लिए उचित व्यवस्था की जाती है तो इससे बच्चे बेहतर तरीके से सीखते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अब आइए हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सुलेखा कक्षा में बच्चों को विभिन्न चित्रों के माध्यम से पढ़ाती है। यह है, यानी कि ये क्या है? आइए अब हम इसके ऑप्शंस को देखते हैं। क्रियात्मक अधिगम, शाब्दिक अधिगम, विचारात्मक अधिगम या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 कि सुलेखा कक्षा में बच्चों को विभिन्न चित्रों के माध्यम से, जब बच्चा को संकेत, चित्र, शब्द या अंक के माध्यम से पढ़ाया जाता है तो उसको शाब्दिक अधिगम कहा जाता है। या और क्रियात्मक अधिगम उस अधिगम को कहा जाता है जिसमें सीखने के लिए क्रियाओं के स्वरूप और क्रियाओं की गति पर ध्यान दिया जाता है। और विचारात्मक अधिगम ऐसे अधिगम को कहा जाता है जिसमें व्यक्ति समाज में दैनिक जीवन को देखकर और सुनकर जो वो विचार करके जो सीखता है वो विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स, इसमें सुलेखा जो है वो चित्रों का माध्यम को अपनाकर पढ़ा रही है, तो ये एक शाब्दिक अधिगम का उदाहरण हुआ। अब आइए हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4, बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। मुख्यतः यह किसका विचार है? यानी कि बच्चे जो होते हैं वे भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता के साथ पैदा होते हैं। आइए हम इसके ऑप्शंस को देखते हैं। वाइगोत्स्की, पावलोव और नोम चॉम्स्की या जीन पियाजे। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 कि बच्चे भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता के साथ पैदा होते हैं। क्योंकि जिसमें नोम चॉम्स्की ने भाषा विकास का इनको जनक कहा जाता है। यह एक व्यवहारवादी थे और 1969 में इस सिद्धांत को इन्होंने दिया था। और इन्होंने ये कहा है कि शुरुआती 5 वर्ष में बालक का जो विकास होता है वो काफ़ी प्रभावशाली होता है। और इन्होंने भाषा अधिग्रहण यंत्र के बारे में कहा है जिसे LAD कहा जाता है, जो मस्तिष्क में पाया जाता है और जिसकी सहायता से भाषा को तीव्र गति से सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। अब आइए हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। वाइगोत्स्की के अनुसार किसी शब्द का अर्थ व्याकरण आधारित होता है, वक्ता पर निर्भर करता है, शब्दकोश के अनुसार होता है, सामाजिक संस्कृति के संदर्भ में उपजता है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार किसी शब्द का अर्थ सामाजिक संस्कृति के संदर्भ में होता है, क्योंकि वाइगोत्स्की ने समाज के बारे में काफ़ी बात की है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कि
सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में उपजता है। इन्होंने ये कहा है कि बच्चे समाज और संस्कृति के माध्यम से अनेक कौशलों को सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। अब आइए हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। भाषा अर्जन। भाषा अर्जन शिक्षक की आवश्यकता उपस्थिति की मांग करता है। भाषा की कक्षा में ही संभव है, सहज और स्वाभाविक होती है और प्रयासपूर्ण होती है। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 कि भाषा अर्जन जो होती है वह सहज और स्वाभाविक होती है, जिसे हम सहज और स्वाभाविक रूप से अर्जन करते हैं। अब आइए हम आगे देखते हैं। विद्यालय आने से पूर्व बच्चे सभी भाषाओं में पूर्ण दक्षता रखते हैं, भाषा के व्याकरण की सचेत समझ रखते हैं या भाषा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रखते हैं या अपनी भाषा में समझने समझाने की कुशलता से लैस होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 कि विद्यालय आने से पहले बच्चे अपनी भाषा को समझने और समझाने की कुशलता से लैस होते हैं। अब आइए हम आगे देखते हैं। आगे है बच्चा स्वाभाविक रूप से अपने घर और समाज के वातावरण में डैश अर्जित करता है, व्याकरण को, शब्द को, वाक्य को, शब्द को, व्याकरण को या भाषा को। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 कि बच्चा स्वाभाविक रूप से अपने घर और समाज के वातावरण में भाषा को सीखता है और बच्चों को जैसा वातावरण मिलता है उसी के अनुसार उसमें भाषा का विकास होता है। अब आइए हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर है। भाषा का कठिनाई स्तर, भाषा की पुस्तक, भाषा सीखने सिखाने की पद्धति या भाषा परिवेश की उपलब्धता। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर है भाषा सीखने सिखाने की पद्धति। यह पद्धति पर निर्भर करती है कि किस तरीके से बच्चे भाषा सीख रहे हैं, वो उसको अर्जित कर रहे हैं या अधिगम के द्वारा सीख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, भाषा का कठिनाई स्तर ये नहीं होगा और भाषा की पाठ्य पुस्तक भी नहीं होगी और भाषा की परिवेश की उपलब्धता ये भी नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब आइए हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। अहम केंद्रित भाषा की संकल्पना किसके साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है? तो आइए अब हम इसके ऑप्शंस को देखते हैं। चॉम्स्की, पियाजे, स्किनर या वाइगोस्की। तो अहम केंद्रित भाषा की बात जो करते हैं वो पियाजे करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। और पियाजे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इन्होंने विकास के 4 स्टेजेस के बारे में बात की है। संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। और इन्होंने 4 स्टेजेस दिए हैं कि किस तरीके से 4 स्टेजेस में बच्चे का विकास होता है। अब आइए हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। पाठ्य पुस्तक की भाषा तत्सम प्रधान होनी चाहिए, तद्भव प्रधान होनी चाहिए, अधिकाधिक कठिन शब्दों से युक्त होनी चाहिए, बच्चों के घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 कि पाठ्य पुस्तक की जो भाषा है वो बच्चों की अगर घर और समुदाय से अगर मिलती जुलती होगी तो बच्चे इसमें काफ़ी सहज महसूस करते हैं और इसमें वे काफ़ी रुचि भी लेते हैं, जो काफ़ी बेहतर होता है। अब आइए हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है पाठ्य पुस्तक, उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र, व्याकरणीय नियमों का स्मरण या बाल साहित्य। तो फ्रेंड, प्राथमिक स्तर पर अगर हिंदी भाषा शिक्षण की बात की जाए तो उसमें बाल साहित्य जो होता है उसका विविध उपयोग काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इसमें व्याकरणीय नियमों का स्मरण करना ये महत्वपूर्ण नहीं है, या उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र। अगर प्राथमिक स्तर के बच्चों को उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र के माध्यम से शिक्षण प्रदान करेंगे तो ये अच्छा नहीं होगा और पाठ्य पुस्तक भी नहीं होगा, और बाल साहित्य के माध्यम से बच्चे बेहतर तरीके से सीखते हैं। तो फ्रेंड, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। आइए अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में बड़ों
के पढ़ने की वस्तु है, साधक है, बाधक है या त्रुटि को बढ़ावा देती है। तो पत्र पत्रिकाएं जो होती हैं वो भाषा सीखने में साधक होती हैं। ये बड़ों के पढ़ने की वस्तु है, ये नहीं होगा, या ये बाधा, पत्र पत्रिकाएं जो होती हैं वो बाधा उत्पन्न नहीं करती हैं और ये त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं। ये ऑप्शन भी सही नहीं है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2 कि पत्र पत्रिकाएं जो होती हैं वो भाषा सीखने में साधक का कार्य करती हैं। साधक वे होते हैं जो, जैसे कि पुस्तक हुआ, ये जिससे हम पढ़ रहे हैं वो साधक है, और साध्य उसे कहा जाता है जो हमारा लक्ष्य होता है। तो फ्रेंड्स, पत्र पत्रिकाएं जो होती हैं वो साधक का कार्य करती हैं। अब आइए हम आगे देखते हैं क्वेश्चन 14 को, भाषा स्वयं में। अब आइए इसके हम कुछ ऑप्शंस हैं उसको देखते हैं। स्वयं में एक विषय मात्र है, संप्रेषण का एक मात्र साधन है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है, एक जटिल चुनौती है। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 कि भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था होती है, जिसमें हम जिसे सूबोपाली भी कहा जाता है, जो एक नियमपूर्ण व्यवस्था से होती है। अब आइए हम आगे देखते हैं। सूबोपाली में सीखना, पढ़ना, सूबोपाली सीखना, बोलना, पढ़ना और लिखना ये क्रमिक रूप से होता है, इसलिए भाषा जो होती है वो नियमबद्ध व्यवस्था होती है। अब आइए हम आगे देखते हैं भाषा की पाठ्य पुस्तकें। भाषा की पाठ्य पुस्तकें, अब आइए हम इसके ऑप्शंस को देखते हैं। अभ्यासपरक ही होनी चाहिए, साधन है, साध्य हैं, या भाषा सीखने का एकमात्र साधन है। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 कि भाषा की जो पाठ्य पुस्तकें जो होती हैं वो साधन होती हैं। मैंने अभी आपको बताया है कि पाठ्य पुस्तक जो होती हैं वो साधन का काम ही करती हैं, और हमारा जो लक्ष्य होता है जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं वो साध्य होता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। तो फ्रेंड्स, हिंदी पेडागोजी के आज हमने कुछ 50 क्वेश्चंस को डिस्कस किए हैं, स्पेशली फॉर सीटेड एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और अगर आप मेरी वीडियो पर नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी देखने को मिलती रहेंगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।